जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत में मिलिट्री रेडियोस के कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए डीआरडीओ ने रिलीज किया भारत का अपना स्टैंडर्ड। एआई की मदद से ऑपरेशन सिंदूर में भारत के फोर्सेस ने अचीव करी थी 94% की एक्यूरेसी। इसी महीने टेस्ट हो सकती है भारत की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल। फॉर्मर एयरफोर्स चीफ ने भी दिया था Su-57 को लेकर भारत सरकार को अपना ओपिनियन। और सुमोरों के संगठन लश्कर की तरफ से भारत को आई एक नई धमकी। डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और ट्राई सर्विसेज के कोलैबोरेशन के साथ औपचारिक रूप से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर यानी कि IRSA स्टैंडर्ड 1.0 को रिलीज कर दिया है, जो कि मिलिट्री कम्युनिकेशन में इंटरऑपरेबिलिटी को इनेबल करेगा। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि भारत में जितने भी मिलिट्री रेडियोज हैं तो वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो उसके लिए ये एक नया टेक्निकल स्टैंडर्ड बनाया गया है। या आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज को इस्तेमाल करती है तो उनको इस्तेमाल करने के एक तरह के नए रूल्स सेट किए गए हैं, जो कि इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भारत में जितने भी मिलिट्री रेडियोज इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो अलग अलग फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल हो रहे हों या फिर वो अलग अलग कंपनीज द्वारा ही बनाए क्यों ना गए हों, तो उसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर पाएँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका स्मार्टफोन किसी भी वाईफाई नेटवर्क या फिर ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि वो एक कॉमन स्टैंडर्ड पर रहता है। तो उसी तरह से भारत में मिलिट्री रेडियोज के लिए भी ये IRSA का स्टैंडर्ड रिलीज किया गया है, जो कि इस बात को भी डिफाइन करेगा कि भारत के मिलिट्री रेडियोज में जो सॉफ्टवेयर हैं वो किस तरह से डिज़ाइन होने चाहिए, किस तरह से रेडियोज वेव फॉर्म्स को शेयर और रन करेंगे, अलग अलग सिस्टम्स के साथ वो कैसे स्मूथली काम करेंगे और भारत के डिफेंस स्टैंडर्ड्स को मैच करें, तो उसके लिए रेडियोज को कैसे टेस्ट और सर्टिफाई किया जाएगा। तो ये भी इस नए IRSA स्टैंडर्ड 1.0 में डिफाइन होगा। यानी कि एक तरह की रूल बुक है जो कि भारत के मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स को कंपैटिबल, सिक्योर और अपग्रेडेबल बनाएंगी। इसका मतलब ये भी है कि भारत को विदेशी रेडियो सिस्टम्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। भारत खुद के सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन और अपग्रेड कर सकता है। ये तीनों सर्विसेज के जॉइंट मिशंस में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और चूंकि ये फ्लेक्सिबल है तो इसमें AI जैसी टेक्नोलॉजीज भी बाद में इंटीग्रेट की जा सकती हैं। बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक भारत के मिलिट्री रेडियोज़ के लिए खुद के स्टैंडर्ड को रिलीज़ करने वाला जो इनिशिएटिव है, तो उसकी शुरुआत 2021 में की गई थी, जब मॉडर्न मिलिट्री कम्युनिकेशन में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ की क्रिटिकल रोल को हाईलाइट किया गया था। और तब उस समय भारत को अपने खुद के नेशनल सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड की ज़रूरत महसूस हुई थी। और एक केवल एक नेशनल स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल बेंचमार्क की तरह भी है, जो कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज़ की टेक्नोलॉजी के भविष्य को शेप करने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ इंटरेक्शन में EMA के DG लेफ्टिनेंट जनरल राजीव कुमार साहनी की तरफ से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रियल टाइम में मल्टी सेंसर डेटा फ्यूज़न और मल्टी सोर्स डेटा फ्यूज़न के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था, और डेटा और इनपुट्स के साथ डील करने के लिए ओवरऑल 23 एप्लीकेशंस को स्पेसिफिक टास्क के साथ इस्तेमाल किया गया। और इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी पोजीशंस और आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर एक्यूरेट स्ट्राइक करने के लिए जो हमने 94% की वेरी हाई एक्यूरेसी रेट को अचीव किया था, तो वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही हुआ था, जिसमें AI ने हिस्टोरिकल डेटा को रिफाइन करने में मदद करी थी। और इस AI पावर्ड अप्रोच ने दुश्मन के टारगेट्स पर प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक करने की हमारी क्षमता को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाया है। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि भारत के सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कोलेशन के लिए होम ग्रोन एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल किया गया था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही रिकॉर्ड टाइम में मॉडिफाई की गई थी, ताकि उसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार कस्टमाइज़ किया जा सके। और इसने दुश्मन के सेंसर्स को लोकेट करने में काफ़ी मदद करी थी। और जो AI इनेबल्ड मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टिंग सिस्टम था, तो उसने हमको लॉन्ग रेंज वेक्टर्स पर भी प्रिसाइज स्ट्राइक करने में काफ़ी मदद करी। और भारत की फोर्सेस ने AI की मदद से उनके पास उपलब्ध 26 वर्षों के डेटा का इस्तेमाल करके इस ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया था। साथ में ये बताया गया है कि जो आर्मी है वो डेडिकेटेड AI सेल्स को स्थापित कर रही है। बैटलफील्ड एप्लीकेशंस के लिए सिक्योर क्लाउड बेस्ड और एज कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स को भी क्रिएट किया जा रहा है। और इसके अलावा AI इनेबल्ड ऑटोनोमस सिस्टम्स जैसे कि ड्रोन्स, अनमैन्ड व्हीकल्स, तो उनको भी विकसित किया जा रहा है। और इन अलग अलग डोमेन्स में AI को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि हमारे ट्रूप्स के रिस्क को कम किया जा सके और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारे खुद के होम ग्रोन सिस्टम्स इस्तेमाल हुए थे, जैसे कि त्रिनेत्र सिस्टम, जिसे प्रोजेक्ट संजय के साथ इंटीग्रेट किया गया था, और जिसने बेटर कोऑर्डिनेशन, सिचुएशनल अवेयरनेस और डिसीजन सुपीरियरिटी के लिए एक कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर प्रोवाइड करी थी। इस वर्ष के अंत तक भारतीय सेना को AK-203 असॉल्ट राइफल का एक और बैच रिसीव होगा, जिसमें 75,000 राइफल्स शामिल रहेंगे। और बाकी जैसे कि पहले भी ऑफिशियल्स कह चुके हैं कि इस वर्ष दिसंबर तक जो भारत में AK-203 असॉल्ट राइफल्स बन रही हैं, तो उसमें स्वदेशीकरण को 100% तक अचीव किया जाएगा
और जो 100% स्वदेशी कंटेंट वाली AK-203 होगी तो उसका नाम होगा शेर। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जब इंडियन एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ एयर चीफ मार्शल BS धनोआ रिटायर्ड तो उनसे भारतीय वायुसेना के 114 रफाल फाइटर्स को खरीदने वाले प्रस्ताव पर प्रश्न पूछा गया तो उस पर उनका ये कहना था कि पूरी दुनिया में हमारे पास सबसे डाइवर्स इन्वेंट्री है और हमें एयरक्राफ्ट के टाइप्स को नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे एयर पावर को बढ़ावा देने के लिए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, वरना हम हाई एंड फाइट्स कैसे लड़ेंगे। और उनके पर्सनल ओपिनियन में एडिशनल रफाल को खरीदना ही सबसे ज़्यादा लॉजिकल आंसर है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हमें अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका के लिए और भी अधिक पुश करने की रिक्वायरमेंट है। और जब उनसे रशिया के Su-57 वाले ऑफर पर प्रश्न पूछा गया तो उनका ये कहना था कि जब वे एयरफोर्स के चीफ थे तब उन्होंने सुखोई Su-57 को लेकर अपना ओपिनियन भारत सरकार को दिया था, लेकिन वो जो ओपिनियन है वो क्लासिफाइड है। 6 और 7 अक्टूबर को नई दिल्ली में 2025 की दूसरी आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन की समीक्षा की गई है और भारतीय सेना को फ्यूचर रेडी फोर्स बनाने के लिए महत्वपूर्ण पॉलिसी डिसीजंस भी लिए गए हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 15 से 17 अक्टूबर तक के लिए बे ऑफ बंगाल रीजन में संभावित मिसाइल टेस्ट के लिए भारत ने एरिया वार्निंग जारी करी है, जो कि 1480 किलोमीटर्स तक के लिए है। हालांकि ये तो कंफर्म नहीं है कि इस दौरान कौन सी मिसाइल टेस्ट की जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं कि भारत प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट कर सकता है। लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि केवल एक अनुमान है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब बाकी एक्चुअल में टेस्ट किसका होगा वो तो 15 से 17 अक्टूबर के बीच में ही मालूम पड़ेगा। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से बताया गया कि भारत ने 2024-25 के अंत तक डोमेस्टिक सोर्सेज से 1,20,000 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले मिलिट्री हार्डवेयर और वेपन्स की खरीद करी है। और उनका यह भी कहना था कि भारत सरकार मॉडर्न वॉरफेयर के बदलते हुए नेचर से अच्छी तरह से अवेयर है और आज का वॉरफेयर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर है जैसे कि ड्रोन्स, एंटी ड्रोन वॉरफेयर, एयर डिफेंस सिस्टम्स, तो इनकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ी है। और उनका ये भी कहना था कि पहले हमें क्रिटिकल डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में उच्च स्तर की आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है, दूसरा हमें डिफेंस सेक्टर में एक प्रोमिनेंट ग्लोबल एक्सपोर्टर बनना है और तीसरा हमें भारत को अति आधुनिक टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आगे ले जाना है। बाकी इसके अलावा ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स की तरफ से एक वीडियो सामने आई है जिसमें सुमोरों के संगठन लश्कर का जो डेप्यूटी चीफ है तो वो भारत को एक नई धमकी देते हुए दिख रहा है, जिसमें उसका ये कहना है कि वो अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से रिक्वेस्ट करता है कि PM मोदी को उसी तरह का सबक सिखाएं जैसा कि 10 मई 2025 को सिखाया था। खैर ये सुनने के बाद तो आसिम मुनीर खुद ही लश्कर के इस डेप्यूटी चीफ को कहेगा, अरे भाई 4 दिन की जिंदगी है, जीने दे मुझे। बड़ी मुश्किल से 10 मई को सीज़फायर के लिए भारत माना है, अब दोबारा शुरू किया तो शायद बंकर भी सेफ ना रहे। इसके अलावा एक और अपडेट है कि पेंटागन इसी सप्ताह इस बात का निर्णय लेगा कि कौन सी डिफेंस कंपनी US नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स को डिज़ाइन और बिल्ड करेगी। और आपको बता दें कि इस प्रोग्राम में 2 कंपनीज मुख्य रूप से कॉम्पीट कर रही हैं, एक है बोइंग और दूसरी है नॉर्थरॉप ग्रूमैन। जबकि बोइंग को ऑलरेडी US एयरफोर्स के लिए नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर को विकसित करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट नटराजन प्रतिभान और राइफलमैन जाहिद अब्बास मीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेफ्टिनेंट नटराजन को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से और राइफलमैन जी अब्बास को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के किस शिपयार्ड ने भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को बनाया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।